क्या हो रहा है? 6 महीने बाद चुनाव है, तुम्हें पता लग जाएगा कि बेरोजगार क्या चीज है और क्या ताकत है बेरोजगारों में। मैंने एक वीडियो डाल दिया था ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ, मुश्किल से 15 दिन हुए। मैंने उसमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने उस वीडियो में बोला था कि विधायक साहब पहले बजट के आप गवाह थे, आपने हमारी मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं करवाई। तो विधायक साहब का फोन आता है कि आपकी मांगे मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। अरे 4 साल 10 वर्ष मैंने आपको ज्ञापन दे दिया, क्या हुआ उन ज्ञापनों का? हम ये ज्ञापन देते रहेंगे क्या? और सरकार घोषणाएं पे घोषणा करती है। जब सरकार ने घोषणा की थी कि बेरोजगारों के लिए बसों की व्यवस्था फ्री होगी एग्जामों के लिए, लेकिन क्या हालत होती है जब एग्जाम होती है? न उन एग्जामों में बसें मिलती है, अगर बसें मिलती भी है तो जो कंडक्टर और बस ड्राइवर है वो बसों को रोकते नहीं है। बेरोजगार बसों की छतों पे यात्रा करते हैं। बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। क्या क्या बेरोजगारों का गुनाह है जो बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज होता है? अभी जब सीईटी की एग्जाम लगी थी तो अलवर में रेलवे स्टेशन पुलिस ने बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अरे तुम्हें पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी उसकी। वो गलती हमारी नहीं है, वो प्रशासन की गलती थी। वो प्रशासन फेलियर था, हम फेलियर नहीं थे। हमने हमारी तैयारी पूरी की थी। जब मेरे को बसों की व्यवस्था नहीं हुई थी, मैंने उपेंद्र यादव जी को कॉल किया था कि उपेंद्र भाई मेरी एग्जाम रह जाएगी, ये बसें नहीं रोक रहे। क्यों नहीं रोकते आप लोग? क्यों नहीं बेरोजगारों की बातें पूरी करते? क्योंकि सिर्फ आपको सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। जब आपके घर पे और आपके परिवार पे बात आती है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। जब आपको अपने राजनीतिक परिवार की चिंता होती है या किसी और की चिंता होती है तो आप नेताओं के पास, मुख्यमंत्री के पास भगे चले आते हो। लेकिन जब आपके विधानसभा में किसी बेरोजगार की पीड़ा को ले बेरोजगार लेके जाते हैं तो उन्हें धक्के देके निकालते हो। बेरोजगारों का अपमान करते हो आप लोग। कौन नेता बोलता है? सिर्फ एक बेरोजगारों का मसीहा तो उपेंद्र यादव है, जो कम से कम बेरोजगारों की बातें तो सुनता है। चाहे सरकार बातें माने या न माने, लेकिन लाठी खाने के लिए सरकार के हमेशा तत्पर रहता है। अरे ऐसी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर इतना ही गुरूर है अपने ऊपर विधायक और मंत्रियों, मैं तुम्हें खुले मन से बोल रहा हूं, अगर इतना ही वो है तो दीजिए अपने पद से इस्तीफा। लेकिन नहीं दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की पली है। क्योंकि जो तुम चुनाव में पैसा खर्च करके तुम चुनाव में भ्रष्टाचार से जीतते हो। और मैं बेरोजगारों से भी कहना चाहता हूं, किसी जाति धर्म में किसी लोभ लालच में ना आकर अब की बार उसे वोट देना जिसने बेरोजगारों की बात की थी। अगर कोई भी उम्मीदवार आपको खड़ा ना मिले कि जिसने मेरी बात नहीं की है, आपकी विधानसभा में अगर ऐसा कोई भी उम्मीदवार खड़ा ना हो जिसने आपकी बात नहीं की हो, तो आप खड़े हो जाओ उसके सामने। कम से कम अपना वोट मिलेगा। किसी और का वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन अपना खुद का वोट मिलेगा। आपको यह तो गर्व होगा कि मैंने मेरा वोट खड्डे में नहीं दिया। ऐसे मक्कार नेता को मैंने वोट नहीं दिया जिसने मेरी बात विधानसभा में नहीं उठाई, जिसने मेरी बात मीडिया में नहीं उठाई। जब धन की बात आती है, जब वोटों की बात आती है, तो हर नेता चापलूसी करने पहुंच जाता है। लेकिन आज बेरोजगारों का आंदोलन है, ज्यादातर मंत्री और विधायक विधानसभा में है। आइए बेरोजगारों के साथ चर्चा कीजिए। बेरोजगारों से क्यों नहीं चर्चा करते? बेरोजगारों से बजट घोषणा युवाओं के लिए बजट है ना, तब युवा की बातें पूरी होगी। पहले बजट की मांगे अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, तो क्या युवाओं के लिए बजट आएगा? क्या युवा आपसे आस करेगा? मैं तो कहता हूं ये युवाओं का बजट नहीं, यह चुनावी बजट है। और देख लेना आप लोग, इस बजट में जो भी घोषणा होगी कितनी पूरी हो जाए मेरे को बता देना। क्योंकि जब बजट 2019 की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है तो इस बजट की कहां से घोषणाएं पूरी होगी? ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विरोधी हूं। मैं मुझे मेरा काम कर दो, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा, मैं आपको वोट दूंगा। लेकिन आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। ये मैं खुले मन से कह रहा हूं। और साथियों,
ये याद रखना। मैं आपको मेरा वाक्य बता रहा हूँ कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का। मैं 8 साल से विवाह के चक्कर काट रहा था। AK आनंद जी रिटायर होने के बाद भी उस पद पर बने हुए हैं, बार बार सरकार से लग जाते हैं। लेकिन क्या मजबूरी है सरकार की कि युवाओं को वो खालीपन नहीं बताते। युवाओं के लिए लगभग 90% से ज्यादा पद खाली है। जब CMO से और मंत्री जी द्वारा जब उन पदों की जानकारी मांगी जाती है तो AK आनंद जी 0 पद भेजते हैं सचिवालय में कि एक पे पद खाली नहीं है। जब हम RTI दिखाते हैं अधिकारियों को तो तब पता चलता है कि पद खाली है। लेकिन जब भी युवा में अगर ताकत है तो हिला दो। जो हमारी मांगे नहीं पूरी करते उनकी हिला दो उनकी गद्दी और आवाज पहुंचाओ अपनी विधानसभा तक। ऐसी आवाज पहुंचाओ कि याद रहे विधानसभा में। आज विधानसभा में सभी मंत्री मौजूद हैं तो आपके मंत्रियों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। राजस्थान के तमाम कोने से आज बेरोजगार आए हुए हैं। मैं उन तमाम बेरोजगारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज अपनी मांगों के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन वो सोचिए, वो बेरोजगार शर्म कीजिए। आज उपेंद्र भाई आपके लिए लड़ रहे हैं और आप घर पड़े हुए हो। मैं गुजरात आंदोलन में पूरे 38 दिन उपेंद्र यादव जी के साथ नहीं रहा था, लेकिन मैं 10 दिन गुजरात आंदोलन में साथ था। जो हमारे 38 दिन गुजरात आंदोलन में 38 दिन उपेंद्र भाई के साथ रहे वो साथी आज भी उनकी हालत सही नहीं है। आज भी वो साथी नहीं आ पाया राजेश भाई हमारा, क्योंकि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अधिकारी पागल बना रहे बार बार। जब 8 महीने से RPSC फाइल पड़ी है तो क्या होगा। वो कंप्यूटर निदेशक वाले शिथिलता वाले भाई थक गए थे, वो मित्र वाले भाई थे। तमाम इनकी सबसे ज्यादा संख्या थी तो मित्र ऑपरेटर की थी गुजरात में। इनसे तो ये बोला गया था जब सचिवालय में मीटिंग हुई थी तो आपके आदेश 1-2 दिन में जारी करवा दिए जाएंगे। क्या हुआ उन आदेशों का, क्या हुआ आपकी उन मांगों का? अभी तक वो आदेश नहीं आए, कहां पे अटक रहे हैं? अरे आजकल तो डिजिटल जमाना है, 1 मिनट में आदेश आ जाता है। आजकल कोई डाक का वो नहीं है कि आदेश आने में सालों लग जाते हैं। 1 मिनट में आदेश जारी हो जाता है, लेकिन आपकी मंशा नहीं है कि आप आदेश जारी करो। 1.5 महीने की कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जारी करने की बात कही थी, क्या हुआ उस मांग का? अभी तक नियम नहीं बने तुम लोगों पे। भर्ती तो तुम लोग जब जारी करोगे ना। और JN पंचायत राज JN भर्ती है, 2100 पदों की घोषणा हुई थी इन लोगों की भी 2000 बजट 2019 में। दर के ठोकरें खा रहे हैं। जब मंत्री जी के घर जाते हैं तो मंत्री जी धक्के देके निकालते थे। मंत्री जी बोलते हैं कि इसको लाने की जरूरत नहीं है उपेंद्र यादव को। अरे उपेंद्र यादव को नहीं लेके आए तो हम किसको लेके आए? हम नहीं लेके आएंगे उपेंद्र यादव को। लेकिन काम कीजिए आप लोग। उपेंद्र यादव तो डंके की चोट पे कह चुके हैं मैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ बंद कर दूंगा, मेरे तमाम बेरोजगारों की मांगे पूरी कर दो। लेकिन आप बेरोजगारों की मांगे पूरी करने की तो दूर की बात है, आप लोग जो 4 मांगे थे गुजरात समझौते की वो आप लोगों पे पूरी नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना कि मैं व्यस्त हूं, मुझे पता नहीं होता आपकी मांगों का। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को हनुमानगढ़ में अवगत करवाया है कि हमारी फाइनल मीटिंग नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जल्दी आपकी मीटिंग करवाई जाएगी, आज तक भी मीटिंग नहीं हुई है। क्या मजबूरी है कि 1.5 महीने में हमारी फाइनल मीटिंग नहीं हुई? और जो मीटिंग हुई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं जो अधिकारी काम नहीं करे उसे सस्पेंड किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं AK आनंद जी का, राठौर साहब का मैं नाम लेके बोल रहा हूं। 8 महीने से फाइल RPSC अटका के पटक रखी है, करिए सस्पेंड उनको। और वो तो रिटायर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो पद पे जमे हुए हैं। और बेरोजगारी कब दूर होगी? जब स्किल आएगा युवाओं में, जब कौशल आएगा युवाओं में। अरे 90% ITI में पद खाली है, कौन उसको स्किल देगा? कौन उसको क्या करेगा? कहां से स्किल आएगी? कहां से बेरोजगारों के सपने पूरे होंगे? वो पकोड़े तलेंगे। आप लोग सही कहते हो कि पकोड़ा तलना भी बेरोजगार है। अरे हमने काबिलियत के हिसाब से बेरोजगार दो ना, हमें रोजगार दो काबिलियत के हिसाब से, हमारी डिग्री के हिसाब से रोजगार दो। रोजगार मांगना मेरा अधिकार है और वो उसे मैं लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे छीनना पड़े।
6 महीने बचे हैं आपके पास, जो मनमानी है वो कर लो। 6 महीने बाद जो वक्त आएगा वो बेरोजगारों का वक्त आएगा, क्योंकि जो सरकार होगी वो बेरोजगारों की सरकार होगी। अरे जब पेपर बिकता है तो पेपर नहीं बिकता, उस बेरोजगार के सपने बिकते हैं जो सालों से मेहनत करता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, आपके विधायक ने भी खुले मन से ये बात बोली है कि बेरोजगारों के सपने बेचे जा रहे हैं। आप छोटे उन गिरफ्तारियां आप उन बेरोजगारों की कर रहे हो जिन लोगों ने पेपर लिया था, लेकिन आप उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे जहां से पेपर लीक हुआ था। आप बोलते हो ना कि हमने तो इतना कठोर प्रावधान किया, अब की बार जब एग्जाम होगी तो इतना कठोर प्रावधान किया है कि पेपर लीक नहीं हो सकता। अरे पेपर लीक एग्जाम सेंटर से नहीं होता। अरे सर्दी में भी एक टी शर्ट में जाते हैं हम एग्जाम देने, हमारी जैकेट भी उतरवा दी जाती है, और जो हमारी बहनें हैं उनका मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती कि जहां से आपका पेपर छपता है वहां से आपका पेपर लीक हो जाता है, वहां पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे आप चंदा लेते हो, उनसे आप चुनाव जीतते हो उन लोगों से, और वही पैसे से आप जनता के बीच जाते हो। आपके प्रधानमंत्री ने कही थी ना, अगर दिल्ली से 100 रुपए निकलता है तो जनता तक 1 रुपया आके पहुंचते हैं। अरे मैं तो कहता हूं वो 1 रुपया भी आके नहीं पहुंच रहा आजकल।